गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस, जो कि कंपटीशन में पूछे जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कंपटीशन के प्रत्येक एग्ज़ाम में इसका अहम रोल देखा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन में जो हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जब हम जिस सब्जेक्ट की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, और जिसमें एक महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो प्रत्येक भारतीय के लिए और तमाम प्रतियोगी छात्रों के लिए, उस पॉइंट का नाम है संविधान। आइए आज हम संविधान के बारे में आपको समझाएंगे कि ये संविधान क्या है। क्लियर है बात आपको? आप सभी इसके बारे में जानते हैं और ये पॉलिटी का एक विशेष चैप्टर है संविधान। तो मैं आपसे कहूँ कि संविधान क्या है सर? एक क्वेश्चन आना चाहिए सर, ये क्या है? तो मैं आपसे कहूँ कि संविधान एक ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर देश को चलाने की सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं। यह आसान भाषा में हम कहें कि देश जिसके अंदर रहते हुए काम करेगा, जिसके अंडर में काम करेगा, वो है संविधान। जैसे मैं आपसे कहूं कि विशेष धर्मों की विशेष किताब होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूं ईसाई धर्म की एक विशेष किताब है बाइबल, वो उसी से अपना सब कुछ मानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस्लाम धर्म की एक विशेष किताब है, उस किताब का नाम है कुरान मजीद, तो वो उससे मानते हैं। ऐसे ही देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को इस किताब को मानना बेहद जरूरी है। वो इस किताब को मानेगा, और यह माने या वो ना माने, लेकिन जो देश कार्य करेगा वो इस किताब के अंदर से ही कार्य करेगा। सर ये संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर देश को चलाने का सारा लेखा जोखा लिखा हुआ है, यह संविधान। अच्छा सर, संविधान बनाया किसने था? तो संविधान को ना बहुत सारे लोगों ने बनाया, किसी एक विशेष व्यक्ति ने नहीं बनाया, लेकिन इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम जो है ऊपर लिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पंडित नेहरू जी, और मैं आपसे बात करूं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर है बात? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन लोगों का संविधान को बनाने में बेहद अहम रोल देखा जाता है। सर इन्होंने संविधान क्यों बनाया, हमें संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी? तो मैं आपको कहूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा जो देश आज़ाद होता है 1947 में, इससे पहले इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। हमारे देश के जो राजनेता थे उनके दिमाग में जो है एक बात आती है कि जब हम देश को चलाएंगे तो उसको चलाने से पहले संविधान हो, और संविधान में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर अंबेडकर जी की देखने को मिलती है। इन्होंने तमाम दुनिया के देशों के संविधान को पढ़ा, खोला, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया का आइन भी इसे हम कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और भारत का संविधान भी इसे हम कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने गए, दुनिया के तमाम देशों में गए और तमाम देशों के संविधान को पढ़ा, और वहाँ से जो इनको इम्पोर्टेंट बात लगी उसको वहाँ से उठाया और इस किताब में नोट कर दिया, उठाया इस किताब में नोट कर दिया, उठाया इस किताब में नोट कर दिया। तो ये ऐसे नोट कर करके सारी अच्छी बातें दुनिया के संविधानों की उठाकर हमने अपनी किताब में नोट की, तो ये संविधान हमारा लिखते लिखते पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो भारत का संविधान है। और मैं आपसे कहूँ कि संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 माह इसको बनाने में लगे, 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन इस संविधान को बनाने में लगे, और इसमें तमाम लोगों का या पूरी संविधान सभा का अहम रोल था। ठीक है सर, संविधान बना दिया उन्होंने, तो संविधान के अंदर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि संविधान जब बना तो हमने इसके 22 भाग बनाए। कितने भाग बनाए हमने? मतलब ये है कि जिन लोगों ने संविधान को बनाया उन लोगों ने इसके अंदर कितने भाग बनाए थे? इसके अंदर भाग थे टोटल 22 भाग थे, और अनुच्छेद 395 या 395 अनुच्छेद या आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, और इसमें 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है बात? जब इस संविधान को बनाया, मूल संविधान में
22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, प्रेजेंट की बात की जाए या आज की बात की जाए तो अब इसमें 22 भाग हैं। इसमें 22 भाग हैं और अनुच्छेद 470 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। सर ये इतने बढ़ कैसे गए? तो हमारे संविधान में लिखा गया अगर हम कुछ चीज़ लिखना भूल गए हैं या कुछ आपको उस टाइम को देखते हुए आपको लग रहा है कि ये चीज़ संविधान में बढ़ानी चाहिए, तो आप उसको अनुच्छेद के जरिए और भाग के जरिए बढ़ा सकते हैं। आप उसमें संशोधन कीजिए और संशोधन करने के बाद जो भी आपको बढ़ाना है वो आप जो है संविधान में बढ़ा दीजिए। ऐसे अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, अनुच्छेद 470 हो गए हैं, भाग 22 से 25 भाग हो गए हैं। हमारे देश का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिनों में बनकर तैयार होता है, मतलब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन जाता है और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में देश का संविधान लागू कर दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी वो हमने 26 नवंबर 1949 को ही देश में लागू कर दी, बाकी हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू कर दिया है। और 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होता है। इसमें करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसमें खर्चा है करीब 64 लाख का। आप ये बात ध्यान रखना, आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि कितने टाइम में संविधान बनकर तैयार हुआ, तो आप कह सकते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन में। और ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आइए इतनी बात आपके समझ में आ गई होंगी। और इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। क्लियर है बात? अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है देश के आइन को बनाने में या देश के संविधान को बनाने में। अब सर बात करते हैं कि सर हमें कुछ समझाइए कि इसके अंदर जो भाग हैं उन भागों में क्या लिखा है या अनुच्छेद में क्या है। तो आइए हम 2-3 अनुच्छेदों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतने समझ में आपके में आ गया होगा और आगे की बात हम कर लेते हैं। तो आपसे और कोई पूछ ले कि वर्तमान में बताइए कितने अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर, तो आप कह देंगे 470। जिस वक्त मूल संविधान बना था तो उसमें जो है कितने अनुच्छेद थे, तो आप कह सकते हैं 395। कितने भाग थे? 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। आइए भाग फर्स्ट की बात करते हैं हम, पार्ट फर्स्ट या भाग फर्स्ट की बात करते हैं। भाग फर्स्ट में क्या है? तो भाग फर्स्ट में है संघ और राज्य क्षेत्र। सर क्या मतलब है? समझ में नहीं आया हमारे ये बात। समझ में आएगा अभी, कोई बात नहीं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये है भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र को लेकर बात हो रही है। और ये बात हो रही है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद ही को कहते हैं इंग्लिश में। ये बात हो रही है 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। क्लियर है बात? मतलब ये है कि अनुच्छेद का मतलब होता है कि लाइन वाइज लाइन, एक लाइन में कोई बात लिखी हुई है, एक अनुच्छेद, 2 में लिखी हुई है 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद। एक पूरी बात को जो लाइन दर्शाएगी, मतलब एक पूरी बात को या वो एक लाइन में आए या 2 में आए, वो अनुच्छेद 1 कहलाएगा। और दूसरी बात वो अगले दूसरे अनुच्छेद में आएगी। और भाग की बात की जाए तो इस भाग के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद तक की बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि संघ मतलब देश, केंद्र, सेंट्रल, और राज्य मतलब जो हमारे सूबे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, बात समझ में आ रही है, महाराष्ट्र, इन राज्यों के बारे में जो बात होगी, इनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, यूपी की सीमा किन किन राज्यों से मिल रही है तो इसको कैसे फिक्स किया जाएगा कि इतनी सीमा यूपी में रहेगी, इतनी उत्तराखंड में जाएगी। क्लियर है बात? या इतनी सीमा महाराष्ट्र में रहेगी, इतनी राजस्थान में रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी जो राज्यों को लेकर पॉइंट होंगे, उनकी सीमा को लेकर कितना एरिया किस राज्य को दिया जा रहा है, वो बात किस में की जाएगी? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की जाएगी, भाग फर्स्ट में की जाएगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आराम से ये बात आ गई होगी।
और संघ मतलब सेंटर को लेकर जो बात होगी, या संघ के जो टेरिटरी हमने बनाए हैं, या हमने जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, जैसे हमारा दिल्ली है, पांडुचेरी है, दमनदीप है, अंडमान निकोबार है, इनको लेकर संबंधित कोई भी कार्य होगा, या हम कह सकते हैं कि भारत की ज़मीन को लेकर कोई भी काम है, उसके एरिया को लेकर कोई भी काम होगा, तो वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में होगा और भाग फर्स्ट में होगा। सबसे पहले हमने एक देश बनाया, या देश के लिए संविधान बनाया, और संविधान के अंदर हमने सबसे पहले किसके लिए बात की? हमने देश के लिए ही बात की है। क्लियर है बात? आपके समझ में वाला पॉइंट आ गया होगा, और अच्छा पॉइंट है ये, बढ़िया है। तो ये कभी पूछना चाहता है कि बताइए भाग फर्स्ट में किसको लेके बात हो रही है, तो आप आराम से कह देना कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के लिए बात हो रही है। या आपसे पूछ ले कि बताइए कितने आर्टिकल तक है उसमें, तो ऑप्शन होगा 1 से लेके 4 तक, 4 से लेके 12 तक, 12 से लेके 18 तक, या 1 से लेके 3 तक। तो आप आराम से टिक कर देना, 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक बात की जा रही है। किसकी? भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के लिए बात की जा रही है। तो भाग फर्स्ट मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, और आप एक दो बार इसको पॉज करके भी देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो जाएगा। आइए सर और बात कर लेते हैं। तो सर भाग फर्स्ट तो हो गया, इसके बाद क्या आ रहा है? तो इसके बाद बात हो रही है भाग 2 की। भाग 2 की हम बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में क्या है, एक बार हम आपको ये समझा देंगे। भाग 2 में है आपकी भैया नागरिकता। नागरिकता का मैं समझ में आ रहा है सिटीजनशिप, भारत का नागरिक। तो ये आर्टिकल है, इसके अनुच्छेद है इसके। अभी हमने कहाँ तक बात की थी? 4 तक बात की, तो 5 से बात करेंगे, 5 से लेके 11 तक। क्लियर है बात? 5 से लेके 11 तक में जो बात की जाएगी वो भारत की नागरिकता को लेकर बात की जाएगी। मैं आपसे कहूं कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता या सिटीजनशिप को लेकर बात हो रही है, तो उसके आर्टिकल हैं 5 से लेके 11 तक। कहने का मतलब यह है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप कहोगे हाँ हूँ भैया मैं, तो सबूत दीजिए। तो आप कहेंगे मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पहचान पत्र है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या और भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे देश से भारत में आना चाह रहा है, तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका से इंडिया में आके रहना चाहता है, मान लेते हैं, वैसे तो कम लोग ही आएंगे, कौन हम जाना चाहते हैं वहाँ यार अमेरिका वाले क्यों आएंगे इंडिया में? इंडिया वाले चाहते हैं कि हम अमेरिका पहुँचे, ग्रीन कार्ड मिल जाए, हम रहे वहीं आराम से, शादी कर लें, मौज करें, कोई बात नहीं है ना। तो मान लेते हैं कि अमेरिका से या मान लें बांग्लादेश से कोई व्यक्ति इंडिया में रहने के लिए आया, तो उसको जब वो रहेगा तो कितने साल बाद उसको नागरिकता दी जाएगी, या कैसे दी जाएगी, कितने साल तक उसे यहाँ रहना होगा, फिर उसके बाद हम जो नागरिकता प्रोवाइड कराएंगे वो कैसे होगी, या कोई व्यक्ति इंडिया का है या नहीं है। अभी इस पॉइंट को लेकर 2019 में एक मूवमेंट उठा था CAA NRC, और जिस पे भारी विरोध किया गया इंडिया के अंदर। अभी फिलहाल में उसको ऐसे ही दबा दिया गया है, उस पर ना कोई कानून बने ना कुछ बना है। तो वो सिटीजनशिप को लेकर बात हो रही है, बस समझ जाना आप। बात के बाद संविधान के भाग 2 में किसको लेकर बात हो रही है? सिटीजनशिप को लेकर बात हो रही है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें कहा गया है कि भारत में किस व्यक्ति को कैसे नागरिकता दी जाएगी, या कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। यहाँ तक आपकी समझ में आराम से आ गया होगा। जब हम सिटीजनशिप को पढ़ाएंगे तो खोल के पूरा इस पर एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, और वो सिटीजनशिप को दर्शाए कैसे कैसे किसको दी जाती है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम भाग 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तीनों भाग बड़े इंपॉर्टेंट है देश के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमने संविधान बनाया, तो हमने देश के लिए बात की, देश के लिए बात हो गई 1 से लेकर 4 तक। फिर हमने कहा कि देश के लिए तो बात हो गई, अब देश में रहेगा कौन? के नागरिक। तो भैया नागरिक को लेकर बात करो, कैसे वो देश का नागरिक है, सिटीजन है, रिहायशी है, उसके लिए भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं भाग 3 की। इसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। क्लियर है बात? मतलब हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है बात? और ये आपके आर्टिकल या अनुच्छेद, आर्टिकल इंग्लिश में है, अनुच्छेद हिंदी में है। तो 11 तक हमने बात कर ली थी, तो ये 12 से लेकर 35 तक है। यही इंपॉर्टेंट है भैया हमारा। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि देश होगा, एक संघ होगा, और उसके जो कुछ राज्य होंगे उनको लेकर हमने पहले भाग में बात कर ली। भाग 2 में हमने कहा कि कौन कौन भारत का नागरिक है, उसको लेकर हमने बात कर ली। अब बात तीसरी आ रही है कि मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति भारत में होंगे या जो लोग भारत के हैं उनको अब क्या क्या अधिकार हैं,
उनको मूलभूत अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है कि हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हैं हमारे 12 से लेकर 35 तक, उनमें बात की गई है कि क्या क्या आज़ादी हैं लोगों को, कि वो जो अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या अपनी एजुकेशन जो इंग्लिश और हिंदी वाली है ये प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति को जो है अपना जो है 6 अधिकार हमको दिए गए हैं। जब हम इसको पूरा खोल के पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि इन 6 अधिकारों में क्या क्या है। समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। बात समझ में आ रही है कि सबको समान समझा जाए। तो इन सारी बातों के बारे में हम जो है बाद में देखेंगे, जब उनको डीपली हम पढ़ेंगे। जैसे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे नागरिकता को लेकर, एक अलग वीडियो बनाएंगे हम जो है मौलिक अधिकार को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर बनाएंगे, तो उसमें हम आपको समझाएंगे सारी बात। तो ये हो गई आपकी आर्टिकल। आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आप आराम से कह देंगे कि भाग 3 में है। और कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों के लिए आते हैं, तो आप कह दोगे 12 से लेकर 35 तक आर्टिकलों में जो बात लिखी गई है वो मौलिक अधिकारों को लेकर लिखी गई है। समझाऊंगा इसको बारीकी से, बड़ा लंबा पॉइंट है ये, इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स इंडिया या संविधान में नहीं लिखे होते ना, तो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा जाता, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। ऊंची जाति नीची जाति पर जुल्म करती, अमीर गरीब पर जुल्म करता, लूट मार होती, किसी को समझा नहीं जाता, जान की कोई कीमत नहीं होती, लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं होते। तो ये एक बेहद अच्छी जो है इंडिया में जो संविधान के अंदर लिखी गई मौलिक अधिकार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बेहद अच्छी बात ये संविधान में लिखी है। दरअसल अब गैप हो गया है, टाइम लंबा चल रहा है, इसलिए गैप आ गया लोगों के दिमागों में, लोग समझ नहीं रहे हैं, आज चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं। तभी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लोग पढ़ते ही नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। एक मैं आपसे गैप को लेकर कहूँ, जनरेशन गैप भी है लोगों के अंदर। मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति ने कहा कि 20 रुपया खर्च मत करो, 20 मिनट पैदल चलकर रास्ता तय करो। एक व्यक्ति ने, ठीक है बात। दूसरा व्यक्ति कह रहा है आपसे कि 20 रुपया खर्च करो अपनी 20 मिनट बचाओ। मतलब 20 रुपया खर्च करो, ऑटो से जाओ, अपने 20 मिनट बचाओ। एक व्यक्ति इस बात को कह रहा है, दूसरा ऐसी बात को कह रहा है। बताओ सही कौन सा है? एक कह रहा है कि 20 मिनट बचाइए, टाइम बचाइए अपना, आप 20 रुपया खर्च कीजिए, ऑटो से जाइए या बस से जाइए, अपनी 20 मिनट बचाइए। एक कह रहा है कि 20 रुपया खर्च करो, पैदल जाओ, खर्च मत करो, पैदल जाओ, 20 मिनट पैदल चल के वहाँ अपना रास्ता तय कर लो। बताइए कौन सही है? दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही बात कह रहे हैं। इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन के बीच में ये गैप आ गया है। ओल्ड लोग, पुराने लोग कह रहे हैं कि भैया पैदल जाइए, आपने 20 मिनट पहुँच जाओगे, क्या बात है। लेकिन यंग लोग कह रहे हैं, आज के लोग कह रहे हैं कि नहीं 20 रुपया की मतलब मत देखिए, टाइम की तरफ देखिए, टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। घर के बुजुर्ग कह रहे हैं एक जूता पड़ेगा, चुपचाप पैदल पैदल चला जा, अभी दिलवा दूंगा बाइक तुझे। ये एक अलग बात है कि आजकल बच्चे जो है सामान लेने जाते हैं तो बाइक लेकर जाते हैं, सामान कुछ भी लेना करना हो, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन ये जनरेशन गैप है। आज लोग टाइम बचाना चाहते हैं, 20 रुपया खर्च करना चाहते हैं। पहले लोग 20 रुपया खर्च करना नहीं चाहते थे, जोड़ कर रखना चाहते थे, रास्ता पैदल तय करते थे। तो ये अलग अलग बातें हैं। बाकी मैं आपसे उम्मीद है मुझे कि मैंने आपको आज बहुत छोटी सी बात समझाई है, संविधान को लेकर कुछ बातें की, उसके 3 जो भाग को लेकर हमने बात की, आपके समझ में ये भाग आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और इससे आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं।